Hello, candidates. This side Siddharth. Now you know your exam is over, and I have been receiving many requests from you to make a video on the noting. Okay, because this time it has been observed that a large number of candidates fail in the skill test of your examinations. So देखो, so though in market अगर आप देखोगे ना, there are many books available on noting, but each one follows a different format. Students basically often get confused about what exactly should be written in which statement, whether a file number should be mentioned or not, whether like government of India has to be mentioned or not, and where the dealing assistant should record his remarks. Okay, and where the higher authority like general secretary, or you can say joint secretary, will authority should put their signatures. Another common doubt is about where the standard format is actually prescribed. तो देखो यार, let me clear one thing and let me clarify this at this outset. Noting is purely a internal process in any department. Okay, so you can easily find the example and formats of draft, but you know, on the EMS or any UPSC website, but you will not find a clearly prescribed noting format, because each department follows its own internal practice. Therefore the formats available in the markets are only standardized practice. अगर आप जो भी बुक्स उठा के देखोगे ना, these things basically not officially notified rules. मैं आपके लिए एक नोटिंग का एग्जाम्पल उठा के लाया हूँ कहीं से इंटरनल डिपार्टमेंट से. आई कांट शो यू, और उसका थोड़ा सा मैं फॉर्मेट बना के अपनी लैंग्वेज में सेम वे में लिखा हूँ. ओके, through my own efforts and practical exposure, I have compiled a format which is not only relevant for AIMS, but this is also useful for other examinations. So let's begin with the noting. See, this question was asked in AIMS 2025 skill test. Exactly same question था. मेरे पास कहाँ से आया क्या नहीं आया ये मत पूछना मुझे, एंड उसका आंसर आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड इन दिस फॉर्मेट. इसका फॉर्मेट क्या होगा एग्जैक्टली, उससे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज नोटिंग एंड ऑल. ठीक है, वन बाय वन बात करेंगे, बहुत अच्छे से बात करते हैं कि नोटिंग होती क्या है बेसिकली. सो बेसिकली नोटिंग मीन्स राइटिंग दैट शुड बी डन ऑन फाइल. नोटिंग करते कहाँ हैं, फाइल में करते हैं. कब करते हैं समझो इसको वन बाय वन चीज में ना समझना. ये कब होती है, क्यों होती है, कैसे होगी. होता क्या है कि एक्सटर्नल डिपार्टमेंट से आपके पास कुछ भी इंफॉर्मेशन आया. मान लो कि आप कोई लीव लेना चाहते हो और आपने एक एप्लीकेशन यूपीएससी में या एम्स के डिपार्टमेंट में डाल दी. देन तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले ये जैसे ही एप्लीकेशन आएगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल नोटिंग किसके द्वारा लिखी जाएगी. देखो जैसे ही एप्लीकेशन आई, ठीक है, अब या फिर फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड हो सकती है, या आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन से रिलेटेड हो सकती है, डिसिप्लिनरी एक्शन से रिलेटेड हो सकती है. तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास एप्लीकेशन आया, हम पहले रजिस्टर मेंटेन करेंगे. उस रजिस्टर में हम ये जो रिसिप्ट हुई है उसको रजिस्टर करेंगे. तो सबसे पहले याद रखना, वी विल एंट्री मेड इन रिसिप्ट रजिस्टर. जो भी रिसिप्ट रजिस्टर है ना उसमें एंट्री करेंगे जो भी एप्लीकेशन आए. देन आफ्टर जो सीनियर ऑफिसर होगा ना, सीनियर ऑफिसर वो आपका एक कंसिडरेशन या नोट रखेगा जिसको बोलते हैं पुट अप ए नोट. पुट अप ए नोट. और फिर जो भी डीलिंग ऑफिसर होगा, डीलिंग ऑफिसर में अलग अलग ऑफिसर्स होते हैं. लाइक ही कैन बी योर यूडीसी, एलडीसी, ही कैन बी योर असिस्टेंट, ही कैन बी योर सेक्शन ऑफिसर, और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ही कैन आल्सो बी. तो चाहे वो एएसओ हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो, चाहे उसके अंडर काम करने वाले एओजी हो, जो भी लोग हो. ठीक है, तो ये जो ऑफिसर्स होते हैं ना, ये डीलिंग करेंगे किसके साथ में, विद दिस नोटिंग. ठीक है, और फिर ये जो फाइल होगी वो अगेन सीनियर ऑफिसर की तरफ मूव अपवर्ड. तो अब यहाँ पे ये जो डीलिंग कर रहे हैं वो होता क्या है, यही नोटिंग होती है. और बाद में जो भी अपर या हायर अथॉरिटी है वो अप्रूवल देंगे, एंड उसके बाद में
कम्युनिकेशन फर्दर डिस्पैच किया जाएगा। तो समझ रहे हो, सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास देयर विल बी ए पेपर विल बी रिसीव्ड बाय अस, देन एंट्री विल बी मेड इन रिसिप्ट रजिस्टर, and then after the senior officer will put up a note and the dealing assistants or dealing officer write noting। तो नोटिंग आप यहाँ करोगे, तो यू आर गोइंग टू बिकम ए एसओ और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जो भी हो, जिसकी भी एग्जाम दे रहे हो, आप नोटिंग करोगे। देन आफ्टर दिस फाइल विल बी मूव टू द हायर अथॉरिटी एंड देन अप्रूवल डिसीजन विल बी गिवन। ठीक है, अब नोटिंग आप सोच रहे हो कि किस किस से रिलेटेड होगा। हम एक्चुअली नोटिंग्स में लिखते क्या है, नोटिंग में हम बेसिकली क्यों किया जाता है, सबसे पहले तो हमारे पास जो भी केस आया है, केस क्या क्या हो सकता है, मैंने पहले बोला था इट कैन बी योर अबाउट योर लीव केस। देखो जो स्टैंडर्ड केस में लिख सकता हूँ दैट इज अबाउट योर लीव केस, किसी को लीव चाहिए इमरजेंसी में कुछ अलग टाइप की। सेकंड कैन बी योर कंप्लेंट केस, कोई कंप्लेंट कर दिया आपके खिलाफ, और या फिर प्रमोशनल, आपको प्रमोशन देनी है क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो और आपको प्रमोशन देनी है या किसी को अपॉइंट करना है ऑफ कोर्स, तो इस मामले में भी आप क्या कर सकते हो, नोटिंग करोगे। एंड इट कैन बी योर फाइनेंशियल मैटर, ठीक है, एंड अदर वन कैन बी योर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस, कोई भी आप एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन ले रहे हो तो इस टाइप के ऐसे हो सकते हैं, या फिर किसी पे आपको ना डिसिप्लिनरी एक्शन लेनी है, इसके बाहर कोई नोटिंग नहीं आएगी। तो आपके एग्जाम में इफ यू सी दैट कैन बी लीव केस, कंप्लेंट, प्रमोशन, अपॉइंटमेंट, फाइनेंशियल, योर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन एज वेल एज डिसिप्लिनरी एक्शंस, जैसे चार्जशीट फाइल हुई ये सब। तो इसमें ये आपकी क्या है ना कि इससे रिलेटेड आपके पास केस आ सकते हैं। तो नोटिंग करते क्यों है, तो सबसे पहले आप नोटिंग क्या करोगे, नोटिंग के बाद में तो आप कोई कम्युनिकी प्रेस रिलीज करोगे, क्योंकि हम बाद में डिस्कस भी करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग। तो सबसे पहले वी विल एक्सप्लेन द केस, जो भी नोटिंग करेंगे ना हमारे पास किससे रिलेटेड का आया है केस, अबाउट लीव। फिर हम वी विल ब्रिंग द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑन रिकॉर्ड्स, ये नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम लिखेंगे कि लीव किससे रिलेटेड है। मान लो कि आप लीव एलटीसी से रिलेटेड है, तो आप एलटीसी 1978 से रिलेटेड उसमें फैक्ट्स को रिकॉर्ड कर दोगे कि इसके अकॉर्डिंग आपके पास ईएल है एंड यू कैन दीज ईएल कैन बी यूज्ड फॉर योर एलटीसी। ठीक है, फिर हम इससे रिलेटेड कोर्ट एंड रिलेवेंट रूल्स एंड ऑर्डर लिख देंगे कि एलटीसी के रूल्स में, एलटीसी के पर्टिकुलर दिस रूल में, मान लो कि एलटीसी का रूल नंबर 9 में ये बात कहा जाता है कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर है उसको मिनिमम 1 ईयर्स की सर्विस करनी पड़ेगी, देन आफ्टर ही इज अलाउड टू गो फॉर होम टाउन एलटीसी फर्स्ट टाइम आफ्टर अपॉइंटमेंट। अब मान लो कि आपने ये एनालिसिस किया कि इसको जो ऑफिसर है उसको 1 साल भी नहीं हुआ, और तो आप ये इश्यू को एनालाइज करोगे कि ऑफिसर क्या किया था कि ईओएल ले लिया विदाउट एनी मेडिकल सर्टिफिकेट मोर देन 6 मंथ, बट इसकी जो टोटल सर्विस हुई है 1 साल अपॉइंटमेंट हो गई है, तो आप वहाँ पे लिखोगे कि इसके अपॉइंटमेंट को 1 साल हो गई है, लेकिन इसकी जो क्वालिफाइंग सर्विस है वो पूरी 1 साल नहीं हुई, क्योंकि 6 महीने की आपने ईओएल ले लिया, दिस ईओएल विल कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फॉर योर क्वालिफाइंग सर्विस। तो वो उस इशू को एनालाइज करोगे, देन आफ्टर आप अपना क्लियर कोर्स ऑफ एक्शन सजेस्ट करोगे कि यस बिकॉज दिस पर्सन डिड नॉट कंप्लीट हिज क्वालिफाइंग सर्विस, दैट्स व्हाई ही इज नॉट, और द एलटीसी और ईएल ऑन एलटीसी विल नॉट बी एडमिसिबल टू हिम। ठीक है, देन वो आप जैसे ही उस नोटिंग करके भेजोगे तो ये जो नोटिंग की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके जो सीनियर्स है उसको करेक्ट और लॉफुल डिसीजन के लिए यूज होगा। आप एक चीज देखना, आप सिर्फ क्या कर रहे हो, ध्यान देना क्योंकि नोटिंग आपको करनी है, आप क्या कर रहे हो, सिर्फ रूल्स से कंपाइल कर रहे हो, एंड देन आफ्टर रूल्स के बाद में क्या क्या हो सकता है, कोर्स ऑफ एक्शन क्या होंगे। ठीक है, मान लो कि डिसिप्लिनरी एक्शन आ गई तो क्या होंगे, और उसके बाद में आप वो कोर्स ऑफ एक्शन है ना इस तरह से छोड़ोगे, आप फाइनल डिसीजन दोगे लेकिन इस वे में दोगे कि आपका जो सीनियर है, ठीक है, आपका जो सीनियर है उसके लिए स्कोप रहे और ही कैन टेक ए लॉफुल डिसीजन। तो मैंने पहले बोल दिया डीलिंग असिस्टेंट और यूडीसी एलडीसी सेक्शन ऑफिसर्स, अंडर सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, सब लोग नोटिंग करते हैं, कोई भी कर सकता है कि। तो
सबसे पहले मैंने पहले बोला कि एक अच्छे नोटिंग्स में क्या क्या होती है, 5 चीज़ें आपको फैक्ट्स याद रखने हैं। सबसे पहले किससे रिलेटेड मैटर है और उसके बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, ठीक है। डिफरेंस क्या होगा, आपकी फाइल नंबर, प्रीवियस करस्पेंडेंस अगर कोई है, ऑर्डर एंड ओम रूल्स। क्योंकि देखो आप इसमें पीयूसी भी मेंशन करोगे, इसमें सीरियल नंबर भी मेंशन करोगे। तो ये जो सीरियल नंबर पीयूसी है वो क्या होते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं पेपर अंडर कंसिडरेशन। दूसरी चीज़ क्या है, मान लो कि दिस इज योर फाइल, ठीक है। तो इधर हम नोटिंग करते हैं एंड इन करस्पॉन्डेंस पार्ट जहाँ पे मेन फाइल होती है, करस्पॉन्डेंस पार्ट में कभी भी हम नोटिंग नहीं करेंगे। इस नोटिंग हम हमेशा नोटिंग पार्ट में करेंगे, नोट में। तो जो भी प्रीवियस करस्पॉन्डेंस हमारे पास आए हैं, ये जो प्रीवियस करस्पॉन्डेंस हमारे पास जो भी आए हैं उनसे रिलेटेड ये चीज़ें, इनका हमें रेफरेंस देना पड़ेगा, ठीक है। रेफरेंस जैसे आपने रेफरेंस दिया कि पीयूसी अंडर एल, मान लो कि कोई भी रूल कर दिया कि 1 to 2 पेजेस, ठीक है। और कौन सी फाइल है, फाइल नंबर मेंशन कर दो आपकी फाइल नंबर जो एलटीसी की फाइल है, ठीक है, 2025 में बी सेक्शन में आई थी, उसके अकॉर्डिंग हमने ये डिसीजन लिया है, ठीक है। फिर आप एग्जामिन करोगे, एनालिसिस करोगे कि ये रूल्स बेसिकली कहता क्या है, वेदर द केस इज एडमिसिबल और नॉट, क्या इस केस को कंसिडर करना चाहिए, क्या उसको हम लीव देना चाहिए कि नहीं चाहिए। देन व्हाट इज योर प्रपोजल एंड सजेशंस, कि क्या करना चाहिए अब और कुछ ऑप्शन है कि नहीं है। एंड देन रिकमेंडेशन, क्लियर सजेशन फॉर अप्रूवल के अप्रूवल दो या रिजेक्शन आप मेंशन करोगे। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप हमेशा इसको थर्ड पर्सन में लिखोगे, कभी भी आप आई वी यू ही का कभी मेंशन नहीं करोगे, ठीक है। पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस दोनों यूज कर सकते हो एंड हमेशा इस तरह से लिखोगे, इट इज सबमिटेड दैट द मैटर हैज बीन एग्जामिन्ड एंड ऑल एज पर रूल अप्रूवल में बी सॉलिसिटेड। तो ये जो रिपीटेड नेचर की चीज़ें होती है ना, मैं इनको लिख दूंगा कि द मैटर रिलेटेड टू ए प्रपोजल हैज़ बीन रिसीव्ड रिगार्डिंग, क्या होते हैं वी विल डिस्कस, ठीक है। तो मैं आपको पूरे रूल लिंकिंग से रिलेटेड, अब देखो पूरी चीज़ों का जो जिस्ट है मैं यहाँ पे बता देता हूँ, बिकॉज जो स्किल में नोटिंग है वो आपके सबसे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट है। और नोटिंग में क्या है, ड्राफ्टिंग, तो I have already mentioned that drafting can be found out on the website of UPSC, AIMS, IIT, anywhere in any department। लेकिन नोटिंग क्योंकि इंटरनल प्रोसेस होता है तो स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट है वो किसी के पास नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए ले आया हूँ। और लास्ट ईयर एज मेनी स्टूडेंट्स ऑफ माइन यूज दीज स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स, और उनमें से एक 47 मार्क्स भी लाया था, ठीक है। और बहुत से कैंडिडेट थे जो 34 से लेके 37 से अबव मार्क्स वाले थे जो मेरे हैं, और एक भी कैंडिडेट फेल नहीं हुआ। सो आई थिंक दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इफ आई मेक यू अंडरस्टैंड हाउ टू राइट बेसिकली नोटिंग, ठीक है। बेसिकली होता क्या है ना कि ड्राफ्टिंग और नोटिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सबसे पहले हम पर्पज़ की बात करते हैं कि ड्राफ्टिंग और नोटिंग, मान लो कि ये मैं यहाँ पे लिख दिया नोटिंग, इसको आप समझ लो क्योंकि मैं यहाँ पे ड्राफ्टिंग और नोटिंग दोनों चीज़ें मेंशन कर देता हूँ। अगर आप ड्राफ्टिंग एंड नोटिंग की बात करें और हम सबसे पहले पर्पस की बात करें तो नोटिंग क्यों की जाती है, बेसिकली वी विल टू टेक अ डिसीजन, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम डिसीजन लेते हैं किसमें, नोटिंग में। एंड जो डिसीजन लिया गया है, हाउ टू कम्युनिकेट दिस पर्टिकुलर डिसीजन, टू कम्युनिकेट दिस डिसीजन। तो समझ रहे हो ना, ड्राफ्टिंग भेजने से पहले नोटिंग तैयार की जाती है, क्योंकि आपने जो डिसीजन लिया और जो आपके हायर अथॉरिटी है फिर उसको ड्राफ्ट करेंगे कि दिस इज, वो लेटर बन के जाएगा या ऑफिस ऑर्डर जाएगा कि कल से आपको एग्जाम, या फिर मान लो कि ऑर्डर जा रहा है, फाइनेंशियल सैंक्शन लगाना है, किसी के ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन हो गया, तो पहले नोटिंग तैयार होगी, देन आफ्टर ड्राफ्टिंग। ये हमेशा नोट शीट पे तैयार होगी, रिमेंबर दिस थिंग। तो ये सीधा सीधा आएगा, नोटिंग नोट शीट पे तैयार होगी और ये आपके ड्राफ्ट में तैयार हो जाएगी। ड्राफ्ट बोल दो, लेटर बोल दो। जो नोटिंग होती है ये हमेशा इंटरनल होती है, ठीक है, और जो ड्राफ्टिंग होती है ये एक्सटर्नल होती है, ये इंटरनल नहीं होती भाई। इंटरनल इन द सेंस समझ रहे हो ना, कि बाहर से कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है और आपकी जो हायर अथॉरिटी ने आपको ही आपके डिपार्टमेंट में, मतलब आपके जस्ट ऊपर हायरार्की में
ऑफिसर्स ने आपको नोटिंग करने के लिए भेज दिया पुटअप नोट लिख के, और वो पुटअप नोट कैसे लिखना है वो ये भी हम डिस्कस करेंगे। देन आपने नोटिंग तैयार की, फिर अगेन इनको ऊपर की तरफ डिस्पैच कर दिया। नाउ वी विल टॉक अबाउट जो लैंग्वेज यूज करनी है, इसमें प्रपोजल के बेसिस पे जो लैंग्वेज यूज करनी होती है, और तो इसमें जो भी आपका कम्युनिकेशन है वो आपके शॉर्ट में रखो, और जो ये ड्राफ्टिंग होती है इसमें हमेशा पोलाइट कम्युनिकेशन ही यूज करना है। ऐसे नहीं कि भाई तुझे कल आना पड़ेगा और तेरे के ऊपर ये फाइनेंशियल सेक्शन लगे हैं और तेरा इलाज कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। नाउ विजिबिलिटी की बात करें तो ये हमेशा क्या होता है, कॉन्फिडेंशियल होता है, इस वजह से ये कहीं पे भी आपको प्रोवाइड नहीं होता, और ये आपके गेजेट ऑफ इंडिया में भी दे सकते हैं या कोई भी जो वेबसाइट है उस पर पब्लिश कर सकते हैं, तो इट कैन बी सेट आउटसाइड। ठीक है, तो ये आउटसाइड में भी हो सकता है। तो बेसिकली नोटिंग में होता क्या है, वी आर जस्ट टेकिंग डिसीजन, एंड ड्राफ्टिंग का मतलब है वी आर जस्ट इन्फॉर्मिंग। समझ रहे हो? तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग, अगर आप अच्छे से समझ लो। ड्राफ्टिंग कैसे करेंगे, वी विल ब्रिंग द अनदर वीडियो। नाउ वी विल जंप टू द actual questions which was being asked in our examination, that is, देखो क्वेश्चन क्या था, यू आर वर्किंग एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन एम्स। ओके, आप एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वर्क कर रहे हो, ये कंप्लेंट हैज बीन रिसीव्ड, आपके डिपार्टमेंट में ये कंप्लेंट, मैंने पहले बोला था कि आपको कंप्लेंट क्या होगी, कंप्लेंट रिसीव्ड होगी, रिसीव हो चुकी है इन एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शंस अगेंस्ट एक सेक्शन ऑफिसर, कि किस कौन से सेक्शन ऑफिसर आपके डिपार्टमेंट का है, हु हैज बीन सर्विंग इन द सेम डिपार्टमेंट फॉर द लास्ट 12 ईयर्स। जो 12 एक सेक्शन ऑफिसर है, उसके ऊपर उससे रिलेटेड है ये, जो 12 साल से क्या है वर्क कर रहा है। आप वहां पे ना फ्रेम कर लेना माइंड के अंदर, क्योंकि आपको ना तो पेन मिलेगा ना पेपर मिलेगा। हाँ, एलडीसी एसओ में पेन एंड पेपर दोनों मिल सकते हैं। एंड उस पर क्या है, द एलिगेशन इज दैट द ऑफिसर इज इन पोजेशन ऑफ असेस्ड डिसप्रोपोर्शनेट टू हिज नॉन सोर्स ऑफ इनकम। जितनी उसके पास इनकम है ना, उससे ज़्यादा उसके पास प्रॉपर्टी पाई गई है। अब प्रॉपर्टी आप कहोगे क्या पता उसके पास पहले से हो, भाई जब भी आप जॉब ज्वाइन करते हो उससे पहले आपकी प्रॉपर्टी का पूरा ब्यूरो लिखा जाता है। एज पर प्रोसीजर यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोसेस द केस ऑफ टेकिंग नेसेसरी एक्शन। अब आपके पास इंटरनल आई है और आपको अब उस केस को लेना है, और व्हाट विल, और देन आफ्टर यू हैव टू टेक द नेसेसरी एक्शंस, एंड देन आफ्टर दे विल से they will also mention draft a suitable note for consideration and approval of the director। आपको जो डायरेक्टर है उसका कंसिडरेशन करना है और उसके लिए अप्रूवल करना है। रिमेंबर दिस थिंग, अप्रूवल डालना है। एम्स डायरेक्टर ऑफ एम्स सीकिंग हिज परमिशन टू इंस्टीट्यूट ए प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन इनटू द मैटर एंड आल्सो सजेस्टिंग दैट ए प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर में बी अपॉइंटमेंट। अब आपको 3-4 का टास्क करना है। सबसे पहले आप डायरेक्टर को क्या करोगे, नोट पुट करोगे। ठीक है, ठीक है, डायरेक्टर को आप जो नोट लिखोगे उसमें आप नोट फॉर कंसिडरेशन ऑफ डायरेक्टर और उसके अप्रूवल। तो सबसे पहले किसका अप्रूवल चाहिए हमें, वी नीड अप्रूवल ऑफ डायरेक्टर, क्वेश्चन को समझना है। देन आफ्टर फिर हम इससे डायरेक्टर से क्या लेंगे, वी विल टेक द परमिशंस। ठीक है, रिगार्डिंग टू व्हाट, फॉर आप इंस्टीट्यूट करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन किस पे करना चाहते हो, इस सेक्शन ऑफिसर पे। ठीक है, रिलेटेड टू व्हाट, रिलेटेड टू दैट मैटर कि भाई ये 12 साल हो गए इसको काम करते हुए और इसके पास ना जो प्रोपोर्शनेट वे में क्या मिली है, इनकम मिली है। ठीक है, और आप इनसे एक और परमिशन चाहते हो कि आप एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपॉइंट करना चाहते हो कि वो जो कि इन्वेस्टिगेट कर सके कि इसके पास जो डिसप्रोपोर्शनेट वे में वेल्थ है या नहीं है, उसके पास करप्शन का पैसा तो नहीं है। अब सबसे पहले, अब देखो यहाँ पे एम्स मेंशन है, तो सबसे पहले नोटिंग में कभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं मेंशन किया हूँ डेलिबरेटली, मैं वहां से उठा के सीधा दिया हूँ। ये तब लिखा जाता है जब बहुत ड्राफ्टिंग में बेसिकली लिखा जाता है, लेकिन क्योंकि आपको सिर्फ एम्स दिया गया है तो आप यू कैन राइट इवन एम्स। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं सिर्फ राइट नाउ आई एम टेलिंग अबाउट कि एम्स में, अब वी विल टॉक अबाउट एम्स फॉर्मेट। एम्स क्या बोल रहा है, रिमेंबर दैट एम्स बोलता है कि हमेशा लेफ्ट अलाइनमेंट यूज करो। ऐसे नहीं बोलता लेफ्ट अलाइनमेंट यूज करो, लेकिन आपको लेफ्ट अलाइनमेंट यूज करना है। ठीक है,
क्योंकि वहां पे आपके पास में स्पेस बार का ऑप्शन नहीं गिवन होगा, यू हैव टू यूज ओनली टैब्स और कैप्स लॉक, ठीक है, यही यूज कर सकते हो। तो लेफ्ट अलाइनमेंट में लिखो, ऐसे नहीं कि आपने बीच में लिख दिया ऐसे ऐसे ऐसे, देन 5 नंबर कॉर्नर पे लिख दिया एंड ये। अब देखो ड्राफ्टिंग में क्या होता है, जो 5 नंबर है ना सबसे टॉप पे होती है एंड लेफ्ट साइड में होती है, ठीक है, पेज के राइट साइड में होती है, ठीक। और इसमें आपको ड्राफ्ट बिल्कुल नहीं लिखना, DRAFT नहीं लिखना है, ठीक। ड्राफ्टिंग में ड्राफ्ट लिखना है, नोटिंग में कुछ नहीं लिखना है, नोटिंग नथिंग, यू नीड नॉट टू मेंशन एनीथिंग। तो सबसे पहले एम्स नहीं लिखना है, पूरा लिखना है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। किसके द्वारा लिखना है, ये AO के द्वारा लिखना है। AO कौन से डिपार्टमेंट में बैठता, ऑब्वियस सी बात है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर किस में होगा, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में होगा। और एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्ट क्या होता है, विजिलेंस, इसके एक विजिलेंस सेक्शन है, क्योंकि आपको उसकी डिसअप्रोप्रिएट वे में जो भी संपत्ति आई है उसका ब्यूरो देखना है। सो सबसे पहले इंस्टीट्यूट का नेम होना चाहिए, इंस्टीट्यूट में डिपार्टमेंट का नेम होना चाहिए, फिर सब डिविजनल डिपार्टमेंट का, एडमिनिस्ट्रेशन, विजिलेंस। एक लाइन की आपको जगह छोड़नी है एंड देन फाइल नंबर में हमेशा याद रखो, यहाँ पे एडमिन है तो एडमिन पूरे वर्ड में लिखना है, आपको बिल्कुल ऐसे नहीं लिखना AD, ठीक है। अब रिसिप्ट ID करते हो ना तो उसमें लिख सकते हो एडमिन, इस्टेब्लिशमेंट है तो EST लिख सकते हो आप, डबल T लगा के, ठीक है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट एक लंबा वर्ड हो जाएगा। और मैं जो आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ, फाइल नंबर जो मैं एम्स का एज इट इज उठाया हूँ, कोई भी फाइल नंबर आप डाल सकते हो जो आपकी फाइल नंबर होगी। देन यहाँ पे आप डेट डाल देना कोई भी, जैसे मान लो कि आपका फेब्रुवरी में होगा तो 02/2026, देन यू कैन पुट एडमिन, क्योंकि एडमिन डिपार्टमेंट का है, ठीक है। और भी सेक्शन हो सकते हैं, टेक्निकल लैब भी हो सकते हैं, एनीथिंग। देन आफ्टर आपको 2 लाइन्स छोड़नी है, ये सारा लेफ्ट अलाइनमेंट में होगा, रिमेंबर थिंग दैट पर्टिकुलर थिंग। देन आफ्टर आप 6 स्टार डाल सकते हो, ठीक है, 6 स्टार डाल सकते हो, 1 2 3 4 5 1 6, ठीक है। एंड देन आफ्टर आपको ओनली 1 लाइन छोड़नी है और उसके बाद सीरियल नंबर डालने हैं। सीरियल नंबर क्यों डालने हैं, क्योंकि देखो आप हमेशा यही अज्यूम करो, जो नोटिंग होती है उसमें कहीं ना कहीं आप रूल लिखोगे, और वो रूल है ना ऑलरेडी मेंशन है, आपकी करस्पेंडेंस में है या फिर आपकी एनेक्सर में है, ठीक है, और या फिर आपकी जो हम बोलते हैं स्टैंडिंग गार्ड फाइल है, ठीक है, या फिर स्टैंडिंग जो आपका परफॉर्मा होता है, ठीक है, इनमें ऑलरेडी किसी ना किसी चीज़ के बारे में रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी। या फिर जैसे मान लो आप CCS 1964 का PDF उठा के डालना चाहते हो, तो आपके पास ना सीरियल नंबर होना चाहिए, कि सीरियल नंबर आपके पास जो फाइल आई है ये पूरी इन्फॉर्मेशन रहेगी। अब ये जो फाइल आई है आपके पास बाहर से इन्फॉर्मेशन आई कि सेक्शन ऑफिसर 12 साल से है, इसके पास में वेल्थ मिली है, तो ये सीरियल कौन से सीरियल नंबर में आई, तो सीरियल नंबर जरूर डालना, 2265 डाल दिया कि 2265 नंबर की, एंड देन आफ्टर स्लैश एंड रिसिप्ट, ये लिखना ही लिखना है। अब आपका जो ऑफिसर्स होगा, ठीक है, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का, जैसे मान लो आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो, तो आप कौन से लेवल के हो, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लिखेगा तो आप हो अंडर सेक्रेटरी लेवल के, ठीक है। आपको इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, दैट यू कैन लर्न फ्रॉम CSMOP 2022, और बाकी की इंफॉर्मेशन मैं ग्रुप में डाल दूँ, ठीक है। तो आप अंडर सेक्रेटरी हो रहा है किसको, वो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को डालेगा। वो क्या डालेगा, पुट, ये आपको जो पर्टिकुलर लाइंस है ना आपको क्रैम कर लेनी है बेसिकली। पुट अप ए नोट, यहाँ से स्टार्ट हो गया। अब किससे रिलेटेड है, तो यहाँ क्वेश्चन से उठाना आपको, इसमें साफ बोला गया है कि उसके ऊपर नेसेसरी जो एक्शंस लेनी है और सुटेबल जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो जो आप सब्जेक्ट लिखोगे तो पुट अप ए नोट फॉर टेकिंग नेसेसरी एक्शन ऑन द कंप्लेंट received regarding possession of asset disappropriation to known source of income by section officers। तो जो आपका जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का, क्योंकि आप अंडर सेक्रेटरी लेवल के हो और आपके ऊपर जो भी होगा वो कौन से लेवल का होगा, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का होगा। जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के पर्सन ने एडमिन डिपार्टमेंट के पर्सन ने डाला है और उसमें SD और उसने साइन डाल दिया और डेट डाल दिया। अब यहाँ पे बिल्कुल ये मत लिखना 12 अप्रैल 2025, ये ड्राफ्टिंग में डालना है। ये जो फॉर्मेट है ना पर्टिकुलर, ये ड्राफ्टिंग में डालना है। जो नोटिंग में होगा ना वो सीधा सीधा होगा 12/04/2025, ये ही मेंशन रखना और इसके बीच में एक वो स्पेस होना चाहिए।
तो जब भी आपको एज ए अज्यूम, जो भी ऑफिसर आपको अज्यूम करना है, उसके जो नेक्स्ट हायर अथॉरिटी है ना, उसका डाल दिया करो। बेसिकली जॉइंट सेक्रेटरी लेवल की पर्सन का ही होता है हमेशा। इससे स्टार्ट करोगे, पुट अप ए नोट। अब वो नोट आपको सजेस्ट कर रहा है, कौन कर रहा है? जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर। क्या बोल रहा है कि आपको नेसेसरी एक्शन लेनी है। जो भी आपके पास कंप्लेंट रिसीव्ड हुई है, किससे रिलेटेड? रिगार्डिंग टू द पोजीशन ऑफ असेट डिसप्रोपोर्शनेट टू द नॉन सोर्स ऑफ इनकम बाय ए सेक्शन ऑफिसर, इससे रिलेटेड। एंड देन आफ्टर इसको हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में बंद करना है, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है, ये एक नोट है दैट इज पुट बाय योर जॉइंट सेक्रेटरी एडमिन। ठीक है, आपने एच डाल के और साथ में 12/04/2025 JS डाल दिया ना। उसके बाद में आप एक लाइन वहाँ पे विद स्पेस बार करके सब्जेक्ट डाल सकते हो, या फिर लाइन ये जो आपके क्या कहते हो आप, डॉट्स हो गए या जो अंडरलाइंस होती है उनके थ्रू डाल के सब्जेक्ट लिख सकते हो। सब्जेक्ट में कभी भी हाइफन यूज नहीं होगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट्स लिखो हमेशा लेफ्ट हैंड एलिमेंट में। अब ध्यान देने वाली चीज क्या है, जो एसन ये सारा चीज है ना, ये सारा चीज ये सेम अलाइनमेंट में होना चाहिए, और पुटअप जो नोट है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ होना चाहिए। तो आप यहाँ पे ना टेब यूज कर सकते हो, टेब लगाओगे तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से यहाँ स्टार्ट हो जाएगा, और एच डी भी इसके नीचे होना चाहिए ताकि ये फॉर्मेट एक मेंटेन रहे। ठीक है, देन आफ्टर सब्जेक्ट अगेन फिर आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करोगे। देन सब्जेक्ट किससे रिलेटेड है, हमेशा याद रखना, सब्जेक्ट लिखने के बाद में लाइन लिख के रिगार्डिंग लिख देना। ठीक है, दैट इज द स्टैंडर्ड प्रोसेस। आप ये भी लिख सकते हो द कंप्लेंट इज रिगार्डिंग टू, ठीक है, द कंप्लेंट रिगार्डिंग पोजीशन ऑफ असेट डिसप्रोपोर्शनेट टू नॉन सोर्स ऑफ इनकम बाय सेक्शन ऑफिसर, ये सब्जेक्ट्स है। और देन आपने ऐसे करके रिगार्डिंग लिख दिया। ठीक है, एंड देन अगेन आप एक लाइन वो करोगे। अब आप क्या करोगे, हमेशा ये लाइन याद रख लो कि जो आपके पास, अब आप एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लिख रहे हो यहाँ पे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर क्या बोल रहा है कि जो मैंने ऊपर सब्जेक्ट लिखा है ना, उससे रिलेटेड जो पीयूसी है एट पॉइंट 1C, प्लीज उसको देखो, जो कि नोट के लिए बुलाया गया है। पीयूसी, या ये लाइन ऐसी याद रख लेना, पीयूसी एट P1 जो 1C या 2C जो भी है, में काइंडली भी सीन, या यहाँ से लेके यहाँ तक रट लेना। ठीक है, पीयूसी एट P1C में काइंडली भी सीन, ये देखा जाता है कि एज कॉलिंग फॉर नोट मेरे पास आया है ऑन द अबोव सब्जेक्ट्स। ठीक है, ये तो पूरी की पूरी लाइन ऐसे कैसे लिखनी है, हाउ यू विल राइट, पीयूसी एट पॉइंट 2C में काइंडली भी सीन, ये प्रोसेस काइंडली भी सीन। अब देखो यहाँ पे ना आपको पेसिव कंस्ट्रक्शन जैसा कुछ फील होगा। ठीक है, देखा जा सकता है एज कॉलिंग फॉर, ठीक है, ए नोट ऑन द अबव सब्जेक्ट, ऑन द अबव सब्जेक्ट। अब एक चीज मैं नोट करना, यहाँ पे कहीं पे भी 1 पॉइंट नहीं लिखा गया। देन सेकंड पॉइंट हमेशा आप टैब दबाओगे एंड पॉइंट 2 डालोगे। फिर सबसे पहले मैंने पहले बोला था आपको, सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या किससे लिखोगे, हमेशा व्हाट इज द मैटर, मैटर क्या है उसको लिखो। तो मैटर आपके पास क्या है कि आपके पास एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन में कोई एक ऑफिसर है, क्या सेक्शन ऑफिसर है उसका, आप उसमें मतलब एम्स की एग्जाम में मेंशन था कि आपको जूम करना उसका नियम। ठीक है, तो एक हमारे पास क्या है, कंप्लेंट आई है, हैज, आप पूरी इंफॉर्मेशन दोगे, दूसरी लाइन में हमेशा इंफॉर्मेशन दोगे। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, दैट लाइन विल बी रिलेटेड टू व्हाट इज मैटर, व्हाट इज द मैटर बेसिकली। नाउ आप कहोगे कि एक कंप्लेंट आई है हमारे पास इन एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन, उसमें ये आरोप लगाए गए हैं कि दैट श्री पर्टिकुलर, मान लो कि जो है उसका नाम है, मान लो अहम है, ठीक है, अहम सेक्शन ऑफिसर जिसका नाम है, प्रेजेंटली पोस्टेड इन कौन से डिपार्टमेंट में है, मान लो कि वो है आपके डिविजनल डिपार्टमेंट में, या कोई भी जैसे एम्स में है तो एम्स के एडमिन डिपार्टमेंट में कर लो कि एडमिन डिपार्टमेंट में है, इज इन पोजीशन ऑफ एसेट डिसप्रोपोर्शनेट टू नॉन हिज सोर्स ऑफ इनकम, द ऑफिसर हैज बीन सर्विंग इन द सेम डिपार्टमेंट फॉर द लास्ट 12 ईयर। तो ये जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है यहाँ से ये वाली इंफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ तक आपने क्या की, सीधा क्वेश्चन से उठा लिया, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा फर्स्ट लाइन व्हाट इज द मैटर हमेशा प्रोवाइड करवाएगा।
तो पहली लाइन आपको कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़े, लेकिन यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 लगेगा, यहाँ पे बिल्कुल भी 1 को मेंशन मत करना। नाउ अब व्हाट इज रूल सेज बेसिकली, तो रूल्स में हमेशा बोला कि जब भी आप रूल्स, जो डिसिप्लिनरी एक्शन की रूल्स होती है वो सीसीएस कंडक्ट रूल में आती है, ठीक है। और कंडक्ट रूल कौन से में होती है, 1964 से रिलेटेड होती है। तो वो क्या कहता है, द कंप्लेंट हैज बीन एग्जामाइंड, कि आपने जो कंप्लेंट को एग्जामाइन कर लिया है, आपने उसको अच्छे से गो थ्रू कर लिए हो, और आपने ये पाया द एलिगेशन कंटेंट देयर इन आर ऑफ सीरियस नेचर एंड पर्टेन टू पॉसिबल मिसकंडक्ट, कि आप कह रहे हो कि जो एलिगेशन इन पे लगे हैं वो थोड़े सीरियस नेचर के हैं और हो सकता है कि कहीं ना कहीं मिसकंडक्ट तो हुआ है, विच इफ इस्टेब्लिश्ड, अगर वो सत्य आधारित है और इस्टेब्लिश्ड हो जाता है, वुड अट्रैक्ट एक्शन अंडर द सेंट्रल सिविल सर्विस रूल 1964। तो दूसरे में हमेशा ये कहेंगे कि रूल्स क्या बोलता है, रूल्स से, तो सेकंड में हमेशा रूल्स डालोगे। पहले में आपके मैटर क्या है, मैटर के बाद में हमेशा आप उस मैटर में क्या करोगे, एग्जामाइन करोगे। तो मतलब उस जो थर्ड पॉइंट की पहली जो लाइन है वो हमेशा सेम लिखोगे, द कंप्लेंट हैज बीन एग्जामाइंड, या फिर आपके पास कोई एप्लीकेशन आएगा, द एप्लीकेशन हैज बीन एग्जामाइंड, यानी मान लो लीव रूल से रिलेटेड आया है तो द एप्लीकेशन हैज बीन एग्जामाइंड, द एप्लीकेशन कंटेंट दिस देयर इन फॉर दैट ही वांट्स लीव एंड ही वांट टू गो फॉर द एलटीसी, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग वुड, तो अकॉर्डिंग टू इफ इस्टेब्लिश्ड और अकॉर्डिंग टू द एलटीसी रूल ऑफ 1978 और 1979, यही कहता है। नाउ थर्ड में हमने क्या एनालिसिस किया है, ठीक है, किससे, इस रूल से। अब देखो पहले आपने रूल मेंशन किया है, सर्विस रूल, सीसीएस कंडक्ट रूल, उससे आपने क्या एनालिसिस किया है, तो आप हमेशा ये लिखोगे एज पर द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर, क्योंकि रूल्स का हमेशा CSMOP के अकॉर्डिंग करोगे, और नोटिंग इज पार्ट ऑफ CSMOP। तो CSMOP के जो भी 2022 है उसके एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है, तो उस स्टैंडर्ड प्रोसेस के अकॉर्डिंग एज पर द प्रिस्क्राइब प्रोसीजर। अब प्रोसीजर क्या बोलता है कि लीव रूल के लिए क्या बोलता है, या फिर यहाँ पे अगर इस पर्टिकुलर केसेस की बात करें कि हम बिफोर इनिशिएटिंग एनी फॉर्मल डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग हम क्या करेंगे, इट इज नेसेसरी टू कंडक्ट ए प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, जो कि हमारे पुट अप और नोट में डाला था कि आप नेसेसरी एक्शन ऑन द रिगार्डिंग डिसअप्रोप्रिएशन एंड नॉन सोर्स ऑफ इनकम बाय सेक्शन ऑफिसर, और इसमें साफ साफ शब्दों में यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा था कि प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है। आप सीधा सीधा तो आरोप नहीं लगाओगे ना। तो एज 1964 कब लागू होता है, हमेशा याद रखो 1964 जब लागू होगा, क्योंकि रूल नंबर, मान लो कि आपको मेजर पेनल्टी लगानी है, स्मॉल तो मेजर लगानी है तो रूल नंबर 14 में जाओगे, माइनर में जाना है तो रूल नंबर 16 में जाओगे। तो इसका भी एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है और ये फॉर्मेट हमेशा CSMOP को फॉलो करेगा। तो एज पर द प्रिस्क्राइब प्रोसीजर बिफोर इनिशिएटिंग एनी फॉर्मल डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग it is necessary to conduct a preliminary investigation to verify the allegation and to ascertain whether a prima facie case exists against the officer, because अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ है कि ये है या नहीं है। हाँ, ये हो सकता है पॉसिबल मिसकंडक्ट। दूसरी चीज मैंने पहले बोला था, इसमें कभी भी ना आप पहले ही डिसीजन मत ले लेना कि भाई वो है, हमेशा जो कंडीशन है ना उसको पॉसिबल वे में करना। सर्टेनिटी कुछ नहीं होती है, सर्टेन कुछ भी नहीं होगा किसमें, आपके शुरुआत के 6 से 7 पॉइंट में सर्टेनिटी कुछ भी नहीं होगी, कुछ भी इंफॉर्मेशन सर्टेन नहीं होगी कि हाँ भाई वो है। पहले इंजल्स नहीं करना है उसको करप्शन में, पहले ये कहोगी कि उस पर ये नेसेसरी की प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हो और जो भी एलिगेशन लग रहे उसको वेरीफाई करे, और हम ये सर्टेन करें कि क्या प्राइमा फेसी मतलब जो इस पर एलिगेशन लगा हुआ है वो केस, और जो हमारे पास जो केस आया है वो उस ऑफिसर के खिलाफ एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता है। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, व्हाट इज प्रपोजल बेसिकली। अब हमारा प्रपोजल क्या है, अब प्रपोजल मतलब अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है ना वो क्या प्रपोजल रखना चाहता है। ठीक है, कि प्रपोजल क्या है। अब सबसे पहले इन द व्यू ऑफ ग्रेविटी ऑफ द एलिगेशन एंड इट इज इंटरेस्ट ऑफ इंश्योरिंग फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोप्राइटरी, इट इज प्रपोज टू सीक। प्रपोज डाल दिया आपने, ठीक है, अब आप प्रपोजल डाल रहे हो।
it is proposed to seek the approval of the competent authority for instituting a preliminary investigation into that matter। कि अब आपने ये जो एलिगेशन है वो बहुत ग्रेव कंडक्ट का है, इस वजह से हमें एक फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी के साथ में और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोप्राइटरी के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। ये आपने प्रपोज डाल दिया, ठीक है, प्रपोज डाल दिया। नाउ वी विल नाउ फाइनली सीक अप्रूवल, ठीक है। नाउ अब आपने जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन डाली है वो क्या उस कौन से डिपार्टमेंट से कंसर्न है, तो आप कहोगे इट इज फर्दर प्रपोज्ड, और ये फिर इस जो प्रपोजल डाला है उस प्रपोजल में एक और इंफॉर्मेशन आपने ऐड की है, वो क्या की है, इट इज फर्दर प्रपोज दैट ए प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नॉट कनेक्टेड विद द कंसर्न डिपार्टमेंट may be appointed to conduct the preliminary investigation and submit a report within a stipulated time। अब देखो, आपने पहले प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन का क्या किया था, आपने प्रपोजल डाल दिया, फिर साथ साथ में इसने ऐसे बोला था एंड, यानी कि एक और प्रपोजल है, एक ही प्रपोजल नहीं। पहला प्रपोजल तो ये है कि आपको प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करना है, दूसरा प्रपोजल क्या है कि जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के लिए ना एक ऑफिसर भी अपॉइंट करना है, तो मे बी अप्रूव। अब कभी कभी क्या होता है ना, जो प्रपोज वाला सेंटेंस है ना वो दो हो सकता है। पहले सेंटेंस में क्या कह रहा है कि जो भी इश्यू आया है, क्योंकि ये बहुत एक ग्रेव मिसकंडक्ट है या जो इसकी ग्रेविटी बहुत हाई लेवल की है, इसलिए उसके फेयरनेस भाई जो ऑफिसर है उसके साथ भी तो कुछ होना नहीं चाहिए ना, डिस्क्रिपेंसीज, और जो भी है ट्रांसपेरेंसी के साथ होना चाहिए वो, और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोप्राइटी के साथ होना चाहिए। तो पहला प्रोपोज तो ये है कि हमें ना कंपिटेंट अथॉरिटी का अप्रूवल चाहिए एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए साथ इस मैटर में। दूसरा प्रपोजल क्या है, ये इट इज फर्दर प्रपोज्ड, ये आगे एक और प्रपोज किया जाता है कि प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी हमको क्या करना चाहिए, जो कि जिस डिपार्टमेंट में सेक्शन ऑफिसर जो नाम कंसिडर किया था अहम रहता है, उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। अदरवाइज वहां पे तो भाई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएंगे ना, आगे जाके मान लो कि आपस में सेम डिपार्टमेंट से नहीं होना चाहिए। तो हमें कंसर्न जो ऐसा ऑफिसर प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्या करना है, अपॉइंट करना है, जो कि कंसर्न डिपार्टमेंट से ना हो। अब फाइनली आप क्या करोगे, फाइनली आप अप्रूवल के लिए क्या करोगे, अप्रूवल सीक करोगे, ऑब्वियस सी बात है। तो अप्रूवल सीक करना है आपको, टेक ए अप्रूवल। तो आप कहते हो अगर अप्रूव्ड होता है, नेसेसरी ऑर्डर विल बी इश्यूड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एंड फर्दर एक्शन विल बी टेकन बेस्ड ऑन द फाइंडिंग ऑफ द प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। तो आप ये बोल रहे हो कि एक्शन सजेस्ट कर दिया, अप्रूवल हमेशा एक्शन से पहले आएगा, एक्शन के बाद में आएगा, रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या क्या किए, पहले आप डिसीजन, ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, व्हाट इज द मैटर, देन वो रूल क्या कह रहा है, वो रूल्स का जो डिसीजन है उसका क्या फॉर्मेट होता है, बेसिकली वो रूल्स इंटरनली क्या कहता है, अंदर से क्या कहता है कि भाई प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सबसे पहले आपको एलिगेशन और जिसको प्राइमा के जो प्राइमा फेसी केस है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, उसके बाद में पॉसिबल जो सर्टेन वैल्यूज है या फिर जो प्रपोज्ड वैल्यू है क्या क्या है, उसके लिए एक तो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन बिठाओगे और आप एक प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बिठाओगे। और बाद में आप कहते हो अगर इसके होने के बाद में अगर ये अप्रूव्ड हो जाता है तो जो भी ऑर्डर है विल बी इशूड फॉर ए अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एंड फर्दर एक्शन विल बी बेस्ड ऑन द फाइंडिंग ऑफ प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, और फिर हम फर्दर एक्शन लेंगे। दूसरी चीज यहाँ पे आपको रुक जाना है क्योंकि आपको अभी फाइंडिंग्स नहीं मिली है, क्वेश्चन में साफ बोला गया है कि आपको ये देखना है, आपको सिर्फ प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करना है और यहाँ पे प्राइमरी जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपॉइंट करना है, दो ही चीज करना है। अभी तक क्वेश्चंस में मेंशन ही नहीं है, अगर क्वेश्चन में वो मेंशन करते कि वो करप्शन में इंजल्स है तो फिर आप क्या करोगे, तो फिर आप यहाँ पे एक और लाइन ऐड करते कि यस वो पाया गया है करप्शन में इंजल्स, इस वजह से इस पे कि पेनल्टी लगनी चाहिए, फिर आप रूल नंबर 14 को कोट करते कि रूल नंबर 14 के अकॉर्डिंग मेजर पेनल्टी इस पे लगनी चाहिए, ठीक है। और वो बाद में डिसिप्लिनरी एक्शन या कंपिटेंट अथॉरिटी डिसाइड करता। फिर आप क्या करोगे, अप्रूवल के लिए भेजोगे, तो आप किसको भेज रहे हो, सबमिटेड फॉर फेवर ऑफ अप्रूवल प्लीज, ये लाइन रट लो हमेशा, ये लाइन आएगी, एक लाइन आप यहाँ पे करके लास्ट में लिख सकते हो सबमिटेड फॉर
फेवर ऑफ अप्रूवल प्लीज। अब आप क्या हो, आप डीलिंग असिस्टेंट हो, तो एचडी, फिर इसमें भी नीचे नहीं लिखा जाएगा इसके, क्योंकि ये आपका नोटिंग है। अगर आपका ड्राफ्टिंग होता एचडी करके फिर आप डेट डालते ना, मान लो 05 मई 2025 तो 26, उसके बाद में आपको 2 लाइन स्किप करनी है, 1 लाइन नहीं, 1 लाइन सिर्फ यहाँ, 2 लाइन स्किप करनी है। देन एबीसी, आपको ऑफिसर का नेम अगर मेंशन नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का, तो सिर्फ एबीसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, यहाँ पे पूरा नहीं डालने की जरूरत है, एम्स, सिर्फ एम्स, क्योंकि अब यहाँ पे आपको डालने की जरूरत नहीं है एम्स दिल्ली। क्यों नहीं डालने की जरूरत है, क्योंकि आपके इंटरनल डिपार्टमेंट की है, तो आपको होगी सर फिर यहाँ पे क्यों डाल दिया। अगर आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया ना, तो आपको दिल्ली डालने की जरूरत नहीं है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एडमिनिस्ट्रेटिव विजिलेंस डिवीजन, इसकी विजिलेंस डिवीजन की बात है। तो दिस इज हाउ टू प्रिपेयर। अब एक चीज फॉर्मेट का ध्यान क्या रखना है, सारा लेफ्ट अलाइनमेंट में होगा, एसएन नंबर भी लेफ्ट अलाइनमेंट में यहाँ होगा, फिर आप यहाँ पे टेप डाल सकते हो, ठीक हो। एंड देन आफ्टर सब्जेक्ट दिस वन, फिर पहली लाइन पीयूसी के पहले 1 पॉइंट नहीं लगता है, दूसरी लाइन से स्टार्ट होगा, दूसरी लाइन टेप में डाल के पूरा एक फॉर्मेट में आएगा, देखो। फिर अगेन ये इधर आ जाएगा, ये यहाँ तक था सीधा लाइन, और एक यहाँ से आएगा सबमिटेड फॉर अप्रूवल ऑफ प्लीज, देन एचडी, फिर एबीसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एम्स। दिस इज हाउ यू हैव टू राइट। और 2-3 मैं एग्जाम्पल और प्रोवाइड करवा दूंगा, इसको रट लो। अब मैं आपको कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज बता दे, तो मान लो कि आपको ना कुछ याद ही नहीं रहती है कि पीयूसी कैसे डालना है, तो आपको अगर कुछ नहीं समझ आए तो ओपनिंग सेंटेंस ये भी डाल सकते हो, ए प्रपोजल हैज बीन रिसीव्ड रिगार्डिंग, मैंने बोला था ना एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन हैज बीन रिसीव्ड रिगार्डिंग, या फिर हमारे पास कोई इशू आया अंडर कंसिडरेशन पर्टेन्स टू, किससे रिलेटेड है वो इन्फॉर्मेशन डाल दो। दिस केस हैज अराइव्ड ड्यू टू, ये किस वजह से या कुछ रीजन हो गया बहुत बड़ा, द प्रेजेंट नोट इज सबमिटेड इन कनेक्शन विद। और आपको अगर रेफरेंसेस डालने हैं ना, तो ये डाल सकते हो, पीयूसी एट द रिलेवेंट पेज में काइंडली बी सीन, पहली जो लाइन जो मैं पहला बोला था, जो 1 के बाद में नहीं लिखना, पीयूसी, फिर आप डाल सकते हो पॉइंट पीसी काइंडली बी सीन, इसकी जगह पे आप ये लाइन भी लिख सकते हो, पीयूसी एट द रिलेवेंट पेजेस में भी काइंडली सीन। आप यहाँ पे पेज मेंशन कर रहे हो, इसमें पेजेस यहाँ पे लिख रहे हो, रिलेवेंट पेजेस की जगह पे आप लिख सकते हो पेज नंबर दिस वन, या फिर करस्पॉन्डेंस अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड हैज बीन एग्जामिन्ड, ये भी आप ऐड कर सकते हो, किसमें, पॉइंट 2 से, द रिलेवेंट रिकॉर्ड हैव बीन प्रोड्यूस्ड। और या फिर एनालिसिस कर रहे हो ना जब भी सेंटेंस की, जो आप मैं बोल रहा था कि जब आपका माइंड ब्लैंक हो जाए कि आपको क्या लिखना है, तो हमेशा ये लिख दो, ये लाइन रट लो, द मैटर हैज बीन एग्जामिन्ड इन अकॉर्डेंस विद द एक्सटेंट रूल्स एंड इंस्ट्रक्शन, या फिर ये लिख सकते हो, द केस हैज बीन एग्जामिन्ड फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजरल एंगल्स, इस एंगल से देख लिए, या फिर जो भी इश्यूज है रिक्वायर्स एग्जामिन इन द लाइट ऑफ एप्लीकेबल रूल्स, द फैक्ट्स ऑफ द केस हैव बीन एग्जामिन्ड केयरफुली, द एप्लीकेशन ऑफ द प्रपोजल हैव बीन एग्जामिन्ड। सो एक्चुअली ये जो लाइन है वो आपके रूल्स बढ़ाएगी। या फिर आपको कोई रूल्स को लिंक करना है और आपको एग्जैक्ट रूल याद ही नहीं है, तो आप ये लिख सकते हो, एज पर द रिलेवेंट रूल। मान लो कि आपको रूल नंबर 14 याद नहीं है मेजर पेनल्टी का, रूल नंबर 14 आप ऐसे लिखोगे ना, अकॉर्डिंग टू मत लिखना, क्योंकि अकॉर्डेंस एक क्या है ना, फॉर्मल लैंग्वेज लिखती है, अकॉर्डेंस विद रूल नंबर 14। अगर आपको रूल नंबर याद नहीं है तो सीधा लिख सकते हो एज पर द रिलेवेंट रूल, या फिर एज पर द एक्सटेंट गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन, या इन द टर्म्स ऑफ एप्लीकेबल प्रोविजन एज पर द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर इन अकॉर्डेंस विद द एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस। तो ये आपको लाइन रट लेनी है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन बहुत टफ आता है और समझ नहीं आता तो क्या लिखना है। और अब आपको जब जस्टिफिकेशन रीजनिंग वाला सेंटेंस है ना, कि आप क्या थिंकिंग कर सकते हो, तो आप भी तो कुछ डिसीजन लोगे ना, कि जो भी अब वो मैंने फैक्ट्स डाले हैं और सर्कमस्टेंस डाले हैं उसके अकॉर्डिंग मैं ये सोच रहा हूँ, या फिर ये जो कंसिडरिंग द नेचर ऑफ द इशू, या जैसे पहली लाइन में डाला था वहाँ पे कंसिडरिंग द ग्रेविटी ऑफ द मैटर्स, ठीक है, वो भी लिख सकते हो। या फिर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जिजेंसीज उसके बेसिस पे क्या है, या फिर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी की जो इंटरेस्ट है उसके बेसिस पे, या फिर इन ऑर्डर टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड प्रोप्राइटरी। प्रपोजल सेंटेंस में ये भी डाल सकता है कि फिर फाइनली आप क्या प्रपोजल डाल रहे हो, इट इज प्रपोज दैट द मैटर में बी प्लेस्ड बिफोर द कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी, कि ये जो मैटर आया ना इसको कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी में रख सकते हैं। द प्रपोजल में बी कंसिडर इफ डीम्ड अप्रोप्रिएट दिस एक्शन विल बी टेकन, इट इज सजेस्ट दैट नेसेसरी एक्शन में बी टेकन। एंड देन अप्रूवल डिसीजन सीकिंग सेंटेंस है ना, जैसे मैं आप यहाँ पे लिखा था जो फाइनल वाला, कौन सा, दिस वन, आपका दिस सबमिटेड फॉर फेवर ऑफ अप्रूवल प्लीज, तो उसकी जगह पे भी अगर आपको बहुत ज़्यादा मतलब फॉर्मल लैंग्वेज में लिखना है तो ये भी लिख सकते हो, अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी इज सोलिसिटेड। तो जितने भी लोग हैं ना अलग अलग यूज कर लेना, क्योंकि
मान लो कि आपके सब लोगों को स्किल देने जा रहे हो और सेम आएगा तो सबको पता चलेगा ये रटा रटाया वर्ड लिख के आ रहे हैं किसी एक टीचर से पढ़ के, इसलिए मैंने आपको अलग अलग दे दिया। या फिर ऐसे लिख दो, ऑर्डर ऑफ द कम्पिटेटिव अथॉरिटी आर द प्रपोजल इज सबमिटेड फॉर अप्रूवल, द मैटर इज सबमिटेड फॉर काइंड कंसिडरेशन। तो ऐसे हमेशा क्लोज कर सकते हो, जैसे ये लिख दिया सबमिटेड फॉर काइंड कंसिडरेशन, सबमिटेड फॉर ऑर्डर प्लीज, सबमिटेड फॉर फेवर ऑफ अप्रूवल, सबमिटेड फॉर अप्रोप्रिएट डिसीजन। तो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट द नोटिंग। नोटिंग में हमेशा याद रखो, दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ, पहली लाइन हमेशा डिपार्टमेंट की होगी, फिर सिर्फ डिवीजन हेड जो हेड की होगी। फाइल नंबर हमेशा आपको लिखना है, फाइल नंबर कभी भी राइट हैंड साइड में नहीं लिखा जाएगा और ना ही टॉप पे लिखा जाएगा। रिमेंबर वन थिंग, ड्राफ्टिंग में टॉप पे लिखा जाता है, ठीक है, ड्राफ्टिंग में आप टॉप पे लिखोगे, नोटिंग में नहीं लिखोगे, ऐसा नंबर डालोगे। फिर हमेशा पुटअप नोट डालो, पुटअप नोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक चीज़ याद रखना, मान लो कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो, एक डॉक्टर के ऊपर मान लो कि एक एलिगेशन लगा दी विमेन ऑफिसर ने कि इसके साथ कुछ फिजिकल टॉर्चर हुआ है, ठीक है, और आपको पोस्ट एक्ट लगाना है। पोस्ट एक्ट के लिए मतलब कोई किसी ने एप्लीकेशन डाल दी कि इसने किया है, तो हमेशा सीधा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर नहीं लेगा भाई, उससे अबोव रैंक वाला, जैसे मान लो जॉइंट सेक्रेटरी या अंडर सेक्रेटरी लेवल का, तो ये जॉइंट सेक्रेटरी वाला पुटअप नोट करवाएगा, क्योंकि ये जहाँ जैसे ही आएगा ना डीलिंग असिस्टेंट, तो ये बोलेगा कि भाई जल्दी से पुटअप नोट करो, ठीक है, मेरे पास इससे रिलेटेड एक कंप्लेंट हैज बीन रिसीव्ड रिगार्डिंग टू द मिसकंडक्ट बिहेवियर ऑफ डॉक्टर विद द वुमेन ऑफिसर्स, ठीक है। तो उसके बाद में आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, तो हमेशा सीरियल नंबर डालो। सीरियल नंबर हमेशा शो करता है कि आप फाइल मेंटेन कंटिन्यू कर रहे हो, आप पहली बार नहीं स्टार्ट की हो कि सीरियल नंबर की जरूरत ना हो। फिर आपका जॉइंट सेक्रेटरी भेजा है, एंड देन आफ्टर आप सब्जेक्ट लिखोगे यहाँ पे मैं, और सब्जेक्ट के बाद में फिर आप पीयूसी एट पेपर नंबर 1C में, सी का मतलब हो गया करस्पॉन्डेंस से रिलेटेड है, ठीक है, कि क्योंकि फाइल में नोटिंग तो इस तरफ होगी ना, और फाइल नंबर यहाँ लगेगी, और करस्पॉन्डेंस इस पार्ट को बोलते हैं। तो इसमें ये देख सकते हैं कि एक नोट आया अबोव सब्जेक्ट, वो नोट यहाँ पे लाके हम चिपका देते हैं, ठीक है, उस नोट को यहाँ चिपका देते हैं। नोटिंग जो भी अपने पास एप्लीकेशन आता है ना, मान लो कि आप नोटिंग क्या हमेशा नोट पेज पे करते हैं, इस तरफ आपके पास एप्लीकेशन आया, उस एप्लीकेशन को आप करस्पॉन्डेंस में डाल दिए, तो करस्पॉन्डेंस के पेज नंबर फर्स्ट पर देख लोगे कि ये देखा जा सकता है कि हमारे पास नोट आया है फॉर अबोव सब्जेक्ट। किसने भेजा है वो नोट हमारे जॉइंट सेक्रेटरी ने भेजा है, और उसके बाद में आपने ये इन्फॉर्मेशन ले ली और फिर अप्रूवल के लिए भेज दिया। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर बेसिकली एम्स एज वेल एज यूपीएससी। और अगर आप ये करके आते हो और रिपीटेटिव नेचर के, मैं आई एम श्योर दैट आउट ऑफ 15 मार्क्स यू कैन गेट अराउंड 30 to 14 मार्क्स, और कोई नहीं रुकेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको क्या ड्राफ्टिंग के लिए चाहिए नहीं चाहिए, प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट, और लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना कि आपको पसंद आया कि नहीं आया। और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू द नोटिंग, या फिर आपको एक्स्ट्रा जो एम्स में आने वाले क्वेश्चंस है या फिर यूपीएससी एलडीसी में आने वाले क्वेश्चंस है, वो अगर आपको प्रोवाइड करवाना है तो प्लीज़ मेंशन करना जरूर, देन आफ्टर मैं प्रोवाइड करूँगा, अदरवाइज नो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।